हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि रहेगा एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक बच्चा हमने अपनी दोनों फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखा, दैट इज़ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम उसको एनालाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं जिस बेस पे हम डिसीजन लेंगे। आपने बच्चा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए कंपनी की, बट आप डिसीजन कब लेंगे? जब आप उस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे ना कि करंट एसेट्स इतनी थी, फिक्स्ड एसेट्स इतनी थी, टोटल एसेट्स इतनी है, टोटल लायबिलिटीज़ इतनी है, करंट लायबिलिटीज़ इतनी है। मीन्स जोन सी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, चाहे वो लिक्विडिटी से रिलेटेड हो, चाहे कंपनी की सॉल्वेंसी से रिलेटेड हो, उसकी अर्निंग कैपेसिटी से रिलेटेड हो, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हो, वो कैसे काम कर रही है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ही पता चलता है। तो इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम यही देखेंगे कि एनालाइज होता क्या है, और साथ ही साथ हम उसके जो टूल्स जिसके थ्रू हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उन टूल्स को एक एक करके स्टडी करेंगे बच्चा। क्लियर है? तो आज बेसिकली हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, एंड देन हम इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एनालाइज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, हम उसको एनालिसिस को कैसे बोलते हैं, बेसिकली मतलब उसका मीनिंग क्या रहेगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों वो ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ वो आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सर्व करने में हेल्प करता है। डन। तो सबसे पहले बच्चा आ जाएगा हमारा मीनिंग। व्हाट इज़ एनालाइज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर व्हाट इज़ द एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जैसे बिल्कुल बेसिक आपको पता ही है, एनालिसिस करना मीन्स कंपनी के फिनेंशियल डाटा, जो उसकी बैलेंस शीट थी, जो आपको फिनेंशियल पोजीशन बताती है, या फिर जो उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपको उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बता देता है। बट उसका जब वो डाटा आप देखोगे, कंपेयर करोगे, आपको जानना है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन, क्या वो शॉर्ट टाइम में हमारा पैसा रिटर्न कर पाएगी। उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चा, जैसे करंट रेशो बेसिकली, ठीक है। तो करंट एसेट्स आप देखोगे, करंट लायबिलिटीज़ आप देखोगे। तो जब आपने उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, बैलेंस शीट जब आपने देखी, तो उसमें तो पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना। आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको आपने पिक किया, उसको एनालाइज करा, उसको स्टडी करा, उसके बेस पे आपने इंटरप्रिटेशन बनाई कि हाँ, इस कंपनी की करंट रेशो अच्छी है। XYZ कंपनी जो मैंने 2 दिन पहले एनालाइज करी थी, उसकी करंट रेशो अच्छी नहीं थी, मीन्स वो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, मीन्स वो आपका टाइम से पैसा नहीं दे पाएगी। लेकिन ये वाली कंपनी, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है। हमने कहाँ से पता लगाया? उसके जो डाटा थे उसमें से आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जो आपको लिक्विडिटी के बारे में बता सकती थी, आपने उस डाटा को पिक किया, उसको एनालाइज करा, उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन क्या बन गई कि इस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। तो इसी का बच्चों हम बोल देते हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। बड़ा बेसिक सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस होती है एवेल्युएशन करने की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? कंटेन्ड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये वही बोल रहा है बच्चा, जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो होती है, जब आप उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे और उसके बेस पे इंटरप्रेट करके डिसीजन लेंगे, किसके बारे में भी, कंपनी का ऑपरेशन ये है, वो ऐसे काम कर रही थी, ऐसे नहीं कर रही थी, सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद हमने डिसीजन ले लिया, ठीक है। उस बेस पे बेसिकली उस काम करने को, जो आपने वो सारा डाटा पिक करके इंटरप्रेट करा, एनालाइज करा, अंडरस्टैंड किया, जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो देखी, उसी को क्या बोल देते हैं बच्चा? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। क्लियर है? तो द टर्म फिनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो, आपने एनालाइज तो कर लिया भाई, इस कंपनी की करंट रेशो ये थी, लिक्विड रेशो ये थी, या फिर सॉल्वेंसी पोजीशन ये थी, लिक्विडिटी पोजीशन ये थी। साथ ही साथ इंटरप्रेट भी करना है ना, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है, आपको देखना है भाई इसके बेस पे अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो ये बेटर रहेगा। सिर्फ एनालाइज करके अपने तक नहीं रखना है उस चीज़ को, ठीक है। आप
आपने मन मन में एनालाइज कर लिया भाई ऐसे ऐसे इसकी लिक्विडिटी पोजीशन, बस एनालाइज कर दिया छोड़ दिया, नहीं, उसको आपको इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है। जब आप उसको करेंगे तभी तो उसके बेस पे डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए ये बोलते हैं द टर्म एनालिसिस मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिनेंशियल डाटा बाय द मैथोडिकल क्लासिफिकेशन गिवन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं एनालिसिस का क्या मतलब है बच्चा, एनालिसिस का सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स जिस डाटा की आपको ज़रूरत थी, जिस टूल में, अलग अलग टूल्स जो अभी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, उस टूल के लिए आपको जिस डाटा की ज़रूरत थी आपने बस वो डाटा निकाल लिया और उसको क्लासीफाई कर दिया। भाई करंट एसेट्स के लिए आपने ये चीज़ की ज़रूरत थी, करंट लाइबिलिटीज़ के लिए ये चीज़ की ज़रूरत थी, ये सारी एसेट्स में जाएंगी, ये सारी लाइबिलिटीज़ में जाएंगी, तो आपने सिर्फ उसको क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, देखियो इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इंटरप्रिटेशन वही बोलता है भाई एक्सप्लेन करो क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्या उसके हेल्पफुल हुआ, उसके बेस पे ही तो डिसीजन लेंगे ना भैया, इसलिए ज़रूरी है हमें उसको इंटरप्रेट करना। क्यों? क्योंकि उसके बेस पे जो आप डिसीजन लेंगे वो आपको इफेक्ट करेगा, क्या पता उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो, क्या पता उसकी वजह से आपको लॉस हो। तो उस डाटा को एनालाइज करना, फर्स्टली फिनेंशियल डाटा को, और फिर उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये आपकी दोनों टर्म्स है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, खाली एक काम करने से काम नहीं चलता, दोनों का होना ज़रूरी है। एनालाइज करने के बाद आप इंटरप्रेट करेंगे। देन बच्चा नीचे एक टर्म लिखी हुई है मैंने, देखिए कंपैरिजन विद अदर फर्म्स क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड विद फर्म्स ओन परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। बच्चा हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ही लाइन गिवन है, बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, दो तरीके का एनालिसिस हो गया, एक हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल, एक है आपका टाइम सीरीज। कौन सा हो गया? एक आपका टाइम सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस रहेगा बच्चा। जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है उसमें हम एक कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? एक कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक एक कंपनी थी ए, एक कंपनी थी बी, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था, ठीक है। या फिर आप कह लो एक कंपनी और थी सी, ठीक है। आपकी कंपनी जो ए है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, बी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है और सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, ठीक है। आप क्या करेंगे? अपनी कंपनी की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिनेंशियल डाटा को कंपेयर करेंगे बी से और सी से। जब आप अपनी कंपनी की फिनेंशियल डाटा को कंपेयर करते हैं किसी और कंपनी के साथ तो उसे बोल देते हैं बच्चा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। बट जब हम कंपनी का डाटा अपनी ही कंपनी के डाटा से कंपेयर करेंगे, कैसे? लाइक अब 2024 का डाटा मैंने कंपेयर कर लिया 23 से, साथ के साथ 22 से, साथ के साथ 21 से, ठीक है। मैं एनालाइज कर रही हूँ भाई 2021 में मेरा क्या था, 2022 में मेरा क्या है, 2023 में क्या है, अब 2024 में मेरा क्या आया है। तो जब आप अपनी ही कंपनी का डाटा अपने पिछले सालों के साथ कंपेयर करेंगे तो उसे बोलेंगे बच्चा टाइम सीरीज। देखिए टाइम बदल गया ना, आपने टाइम के साथ कंपैरिजन किया। बट क्रॉस सेक्शनल में हम एक कंपनी का डाटा, लाइक हमने 23 का डाटा ले लिया, हम इस 23 के डाटा को बी का भी 23 का डाटा लेंगे और सी का भी 23 का डाटा लेंगे और फिर हम उनको कंपैरिजन करेंगे। भाई 23 में हम बी और सी के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते थे, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, कहाँ पे हम वीक है, कहाँ पे वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे। मीन्स क्रॉस सेक्शनल में हम एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करते हैं, जबकि टाइम सीरीज एनालिसिस में हम एक कंपनी का डाटा कंपनी के ही प्रीवियस ईयर डाटा के साथ कंपैरिजन करेंगे। डन। तो बच्चा इसको हम बोल देते हैं कई बार इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये नॉर्मल वर्ड्स आप नॉर्मल पढ़ते भी आए हो, देखो इंटर फर्म और एक होता है आपका इंट्रा फर्म। इंटर और इंट्रा दो वर्ड्स हो जाते हैं बच्चा।
इंटर फर्म यही बोलता है कि आप अपनी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इंट्रा बोलता है आप अपनी ही कंपनी का डाटा अपने ही प्रीवियस ईयर डाटा के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो टाइम सीरीज को बेसिकली हम बोल देते हैं कई बार इंट्रा फर्म एनालिसिस, और क्रॉस सेक्शनल को हम बोल देते हैं इंटर फर्म एनालिसिस। क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स है, आप पढ़ते ही आ रहे होगे। इंटर फर्म मतलब दूसरी कंपनीज के साथ अपने डाटा को कंपेयर करना, और इंट्रा फर्म अपनी ही प्रीवियस ईयर डाटा के साथ कंपैरिजन करना। क्लियर है? तो बेसिकली जो मीनिंग है हमारा वो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है कि आपको डाटा को, फिनेंशियल डाटा जो हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा, हम उसको सबसे पहले स्टडी करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग टूल्स के अकॉर्डिंगली उसमें रखेंगे, फिर उसके बेस पे हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा डिसीजन ये रहेगा तो इससे हमें प्रॉफिट होगा, इस चीज़ से हमें लॉस होगा, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये इसके वीक पॉइंट्स है, ये इसकी लिक्विडिटी पोजीशन है, ये इसकी सॉल्वेंसी पोजीशन है, ये इसकी अर्निंग कैपेसिटी है, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टैंड कर रही है, यहाँ पे इसने इतना लॉस कर दिया, यहाँ पे इन्होंने गलत किया। इस तरीके से आप सारे डाटा को एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बेस पे डिसीजन लेंगे, तो वो बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने उसके सारे डाटा को स्टडी किया है, फिर डिसीजन लिया है, ऐसे ही रैंडम डिसीजन हमने नहीं लिया है। डन? तो ये था बच्चा हमारा मीनिंग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो कि रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखिए बच्चा, जो फिनेंशियल एनालिसिस होता है वो डिफरेंट पार्टीज़ के लिए डिफरेंट पर्पस सॉल्व करता है। जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्टीज, जैसे मैनेजमेंट होगी, रिसर्चर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ होगी, हमारी गवर्नमेंट होगी, लेंडर्स हो गए। ठीक है? अलग अलग पार्टीज़ के लिए अलग अलग पर्पस सॉल्व करेगा। जिसको जिस डाटा में इंटरेस्ट होगा, जिस डाटा की ज़रूरत होगी, वो उस डाटा को एनालाइज करेगा और उसके बेस पे डिसीजन लेगा। तो हम देख लेते हैं जो डिफरेंट पार्टीज है बच्चा, वो उसके लिए किस तरीके से डिफरेंट पर्पस सॉल्व करेगा। देखिए, फिनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट भी कर सकती है, और बाय पार्टीज आउटसाइड द फर्म, जो हमारी आउटसाइड द फर्म पार्टीज है। मतलब मैनेजमेंट ने तो अपने लिए किया, अपनी फर्म के लिए, लेकिन जैसे गवर्नमेंट होगी, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज होगी, लेंडर्स होंगे, वो लोग भी अपने तरीके से करते हैं। ठीक है? सम ऑफ द पार्टीज जो हमारी बुक में एक्सप्लेन है, हम वो देख लेते हैं। फर्स्टली बच्चा फिनांस मैनेजर, जो एक कंपनी का फिनांस मैनेजर होता है, जो पूरा फिनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, उसका हेड होता है, उसके लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्यों ज़रूरी रहेगा। बेसिकली सारी कंपनी का जो पैसा है वो उस फिनांस मैनेजर के हाथ में है। भाई किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट पैसे को अच्छे से यूज़ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्या कंपनी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ पे कंपनी का जो फिनांस है वो वीक पड़ रहा है। ठीक है? कौन से डिपार्टमेंट ने फिनेंशियल डाटा को बहुत अच्छे से यूज़ करा, एक कंट्रोल के अंदर यूज़ करा, उसको एक्सेस यूज़ नहीं करा। तो एक फिनेंशियल जो मैनेजर होता है बच्चा, उसको उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने उस डाटा को निकालता है और इंटरप्रेट करता है, और उसके बेस पे फिर जो भी उसको एक्शन लेना होता है, चेंजेस करने होते हैं, पॉलिसीज़ बनानी होती है, वो उसके बेस पे वो पॉलिसी बना सकता है कंपनी में, ताकि वो कंट्रोल कर सके फिनांस को। क्लियर है? देन सेकंड नंबर पे रहता है टॉप मैनेजमेंट। जिस तरीके से फिनांस मैनेजर ने तो सिर्फ फिनेंशियल डिपार्टमेंट को देखना था, लेकिन जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है उसके अंदर तो आपकी पूरी कंपनी आ गई, सारे डिपार्टमेंट आ गए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फिनांस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना है। तो जो एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट होती है वो उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट से देखती है भाई उसकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी। जैसे फिनांस मैनेजर ने देख ली लिक्विडिटी, तो ये भी देखेंगे ना एक ओवरऑल कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कैसे वो ऑपरेट कर रही है, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, कैसी उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसके ग्रोथ के चांसेस है। वो इस तरीके से दूसरी फर्म के कंपैरिजन करके देख लेंगे भी हमारी फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है, हमारी कंपनी में कहाँ स्ट्रॉन्ग है, क्या इसके वीक पॉइंट्स है, किस पॉइंट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है, किस हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक टॉप मैनेजमेंट के लिए भी बच्चा फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी कंपनी की करंट परफॉर्मेंस के साथ साथ देख सके फ्यूचर में क्या ग्रोथ है और उसके बेस पे डिसीजन ले सके।
डन। देन आता ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मीन्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल्स वगैरह क्रेडिट पे दिया हुआ था, अब वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा? उन्हें इंटरेस्ट रहेगा क्या कंपनी उनका पैसा टाइम टू टाइम दे पाएगी। जो ट्रेड पेबल्स है आपको पता है वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पेबल होते हैं हमारे, हमें उन्हें विद इन द 12 मंथ्स पे करना होता है। ठीक है, क्या एक साल के अंदर अंदर कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, शॉर्ट टर्म पोजीशन है उसकी लिक्विडिटी, क्या वो बेटर है? क्या वो विद इन 1 ईयर हमारा पैसा वापस दे पाएगी? अगर उन्हें दिख रहा है कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो वो बेसिकली उस पर प्रेशर डालेंगे कंपनी में पैसा देने के लिए, और इन फ्यूचर उनको और रॉ मटेरियल देना बंद कर देंगे। अगर वो कंपनी की उस लिक्विडिटी पोजीशन से सेटिस्फाई है, हाँ भाई कंपनी टाइम टू टाइम हमारी पेमेंट कर सकती है, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत सही है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना रॉ मटेरियल बिना किसी डर के साथ कंपनी को सप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड पेबल्स हो गए वो बेसिकली किस में आपके इंटरेस्टेड हुए बच्चा? वो हुए हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के अंदर इंटरेस्टेड। डन। देन लैंडर्स। लैंडर्स बेसिकली ट्रेड पेबल्स तो शॉर्ट टर्म पोजीशन को देखेंगे, लैंडर्स हमारे देखेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को। क्या एक लंबे टाइम में आने वाले 4-5 सालों में हमारा जो लोन है, जो बैंक वगैरह ने या फिर किसी और लैंडर ने हमें लोन दिया था, क्या वो हम उसको पे कर पाएंगे? वो लैंडर्स यही देखेंगे ना, क्या कंपनी हमारा इंटरेस्ट पेमेंट दे पाएगी टाइम टू टाइम? जब भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब भी ड्यू है, क्या वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट दे पाएगी? क्या वो पर मंथ जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है या एनुअली जिस भी तरीके से वो पे कर पाएगी? तो वो देखेगी बच्चा उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन के थ्रू, डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह निकाल के वो देख सकती है कि इस कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन बेटर है या नहीं है, इंटरेस्ट देने की कैपेबिलिटी है या नहीं है टाइम टू टाइम। कोई वो तो नहीं कर सकती, इसका ऊपर नीचे तो नहीं होएगा टाइम पीरियड। तो सॉल्वेंसी पोजीशन को कैलकुलेट करके लैंडर्स देख सकते हैं क्या उन्होंने जो कंपनी को पैसा दिया है, जो उन्होंने कंपनी ने उनसे पैसा बोरो किया है वो सेफ भी है या नहीं है, क्या उन्हें डर तो नहीं है कि भाई उनका पैसा कल को वापस ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको हेल्प करती है कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन को देखने में। जब उसको एनालाइज करेंगे तो उन्हें कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन पता चल जाएगी, क्या उसके डेब्ट है, क्या उसकी इक्विटी है, सारी चीज़ें वो वहाँ से पता लगा लेगी। डन। देन रहते हैं इन्वेस्टर्स। जैसे कि इन्वेस्टर्स वो हो गए जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर इसके अंदर आप दोनों ले सकते हो, शेयर होल्डर्स हो गए जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, या फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो करना चाहते हैं। ठीक है, वो दोनों एनालाइज क्यों करेंगे? जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो हमारे शेयर होल्डर्स है। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हो गए वो ये देखेंगे क्या कंपनी में जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो हमारी सेफ है या नहीं है, क्या कंपनी हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड दे पाएगी, वो कंपनी की ये सारी चीज़ें देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखेंगे, अर्निंग पर शेयर वगैरह देखेंगे। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होंगे वो यही देखेंगे क्या ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा, क्या ये हमें डिविडेंड अच्छे से दे पाएगी, क्या ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न दे पाएगी, क्या इसमें अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा पैसे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो दोनों को अपनी सेफ्टी की चिंता रहेगी, डिविडेंड रिटर्न्स की चिंता रहेगी, तो वो उस तरीके से कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देन आगे लेबर यूनियंस। जो आपकी लेबर यूनियंस बनी होती है वो लेबर के लिए जो काम करती है बेसिकली वो यही देखेंगी। तो जो वो कंपनी है भाई, वो कंपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ है, जो उसकी लेबर है, उसके साथ कुछ जो उनका रिलेशन है वो बेटर है ना, वो उनको हार्म तो नहीं कर रही है, वो उनके लिए मतलब ये तो नहीं उनको सैलरी कम दे रही है, वेजेस कम दे रही है, तो वो इस तरीके से उनके लिए काम करती है, उनके राइट्स के लिए लड़ती रहती है हर कंपनी से, उनके राइट्स के लिए काम करती है, लेबर के लिए काम करती है यूनियन बेसिकली, कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो कंपनी में काम करते हो। अगर किसी लेबर को कोई दिक्कत होती है बेसिकली वो कंपनी से अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो वो अपनी लेबर यूनियन के पास जाते हैं और वहाँ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी की एनालाइज को करके, फिनेंशियल डाटा को एनालिसिस करके लेबर यूनियन भी ये देख सकती है ना भाई, अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो क्या उसी तरीके से कि हमारी लेबर की वेजेस बढ़ा रही है, नहीं बढ़ा रही है, तो वो इस तरीके से कंपनी को हेल्प करती, सॉरी लेबर यूनियन को हेल्प करती है एनालिसिस। डन। देन अदर्स पार्टी, अदर पार्टीज में मतलब कोई भी आ सकते हैं, रिसर्चर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ होगी, हमारी गवर्नमेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी क्या देखेगी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके, वो उसमें देखेगी ना किसका अर्निंग पर शेयर क्या है, ठीक है, इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, उसके बेस पे वो मार्केट प्राइस निकाल सकती है। गवर्नमेंट क्या देखेगी, इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसी जा रही है, क्या ये कंपनी जीएसटी टाइम टू टाइम दे रखी है, किस सेक्टर में हमें जीएसटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, किस सेक्टर में हमें जीएसटी
हिस्ट्री को डिक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। तो उस तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस अदर पार्टीज जो अलग अलग हो गई उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली पर्पज़ यही है बच्चा, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस है, जिसको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए वो उस पर्पज़ के लिए उसको एनालाइज करेगा और उसके बेस पे डिसीजन लेगा। किसी को सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड है, किसी को लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्ट है, किसी को अर्निंग कैपेसिटी देखनी है, तो किसी को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखनी है। मैनेजमेंट तो यही देखेंगे ना, उसकी कंपनी अच्छे से ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी एफिशिएंसी सही है या नहीं है, उसकी टर्नओवर सही है या नहीं है, डेटर्स टाइम से पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या क्या वो क्रेडिटर्स को पैसा टाइम से दे रहे हैं, इस तरीके से देखेगी। इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे, उनकी सेफ्टी देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे। लेबर्स क्या देखेगी, एम्प्लॉयज़ क्या देखेंगे, वो अपने वेजेस देखेंगे, अपना बोनस देखेंगे। तो अलग अलग पार्टीज़ के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस बच्चा अलग अलग पर्पस सॉल्व करती है और वह उसी के अकॉर्डिंगली उसी टूल्स का यूज़ करके उस पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं। डन। ये था बच्चा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। मींस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। बेसिकली तो सिंपल सी बात है, देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ने हमें दिया फिनेंशियल पोजीशन और फिनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों स्टेटमेंट के थ्रू। जब हमने उनको एनालाइज करा तो हमें पता चल गया कंपनी के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, कहाँ वो स्टैंड करती है, क्या उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, और जिसको जो पर्पज़ के लिए चाहिए वो उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। बट फिर भी हमने इसको कुछ पॉइंट्स में स्पेसिफाई किया हुआ है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी। करंट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या रहेगी, पूरे साल में आज के टाइम पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ठीक है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फर्म की पता चल गई ना कि पूरे साल में वो अच्छे से काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है। अगर उसका स्टॉक टाइम टू टाइम सेल हो रहा है, डेटर्स टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर्स टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रही है उनको, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उन्हें टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रही है, रॉ मटेरियल्स हमें टाइम से मिल रहा है, हम प्रोडक्शन टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो मीन्स जो कंपनी है वो अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, ये चीज़ हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, ये भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखो लिखो एज ए होल एज वेल एज इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब आपने कंपनी की पूरी देख ली, लेकिन फिनांस डिपार्टमेंट क्या देखेगा, क्या उसका फिनांस ऑपरेट अच्छे से हो पा रहा है नहीं हो रहा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या देखेगा, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, इनपुट आउटपुट रेशो कैसी आ रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेगा। सेल्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा, क्या वो अच्छे से सेल कर पा रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या देखेगा, क्या उसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या टाइम टू टाइम लोगों को जो प्रमोशन वगैरह वो वीडियोज़ जो बना रहे हैं वो सारी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पूरी फर्म की, पूरी कंपनी की, और साथ साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंपनी में बने होते हैं उनकी भी एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाती है। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव्स भी हमारा एनालिसिस के थ्रू बच्चा पूरा हो जाता है जब मैनेजमेंट उसको करेगी। ठीक है, ओवरऑल वही है कि फिनेंशियल हेल्थ, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पूरी फर्म की और साथ ही साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हमें पता चल जाती है। ठीक है, सेकंड वन है टू असर्टेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। आपको पता चल जाएगी जब आपने कंपनीज की बैलेंस शीट के थ्रू उसकी फिनेंशियल पोजीशन देखी तो उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का आपने रिलेशन बनाया, तो वहाँ से करंट रेशो निकाल ली, तो उसके अलग अलग डाटा को आप देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। ठीक है, उसी के बेस पे बच्चा हम अपने लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, जितनी भी चीज़ें होती है उनको पता कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे रहता है टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। हम उन रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हमने लास्ट ईयर से कंपेयर किया 2025 की जो हमारी परफॉर्मेंस है 24 और 25 की, मैंने उसको कंपेयर करा 3-4 से 2-3 से, हमने डिफरेंसेस देखे, भाई हमारे ये डिफरेंसेस आए हैं, हम यहाँ पे लैग कर गए हैं इस साल में, तो हम उस रीज़न का पता लगाएंगे ना, हमने किस रीज़न से यहाँ पे लैग किया। हमने देखा इस साल जो सेल्स डिपार्टमेंट था उसकी जो सेल्स थी वो बहुत
ही कम रही लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। तो हम रीज़न को आइडेंटिफाई करेंगे ना कि सेल्स डिपार्टमेंट की क्यों सेल कम रही। हमने जब उस रीज़न को आइडेंटिफाई करा तो हमें पता चला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वहाँ से प्रोडक्शन ही नहीं मिला था, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टडी करने के बाद पता चला जो रॉ मटेरियल्स है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आया था। तो इस बार जो प्रोडक्शन हुई थी वो बहुत कम हुई थी, मतलब जो उसको आउटपुट निकला था वो कम निकला था। तो यहाँ से आपने रीज़न आइडेंटिफाई किया ना रॉ मटेरियल, तो आप क्या करोगे अपनी रॉ मटेरियल की क्वालिटी के लिए अच्छा रॉ मटेरियल लिखोगे, किसी और क्रेडिटर्स वगैरह से लेना शुरू कर दोगे, मतलब आप जहाँ से भी रॉ मटेरियल्स के जो सप्लायर्स हैं उनको चेंज करेंगे, मतलब जिस भी पर्पज से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे वहाँ से करेंगे। तो यही बोल रहा है बच्चा कि टू आइडेंटिफाई द रीजंस, किस वजह से हमारी फिनेंशियल पोजीशन में चेंज आया। अच्छा चेंज आया तो वो भी स्टडी करते हैं, बैड चेंज आया तो हम वो भी स्टडी करते हैं, ताकि अगर कोई अच्छी चेंज आई है तो हम उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर कोई बैड चेंज आया तो हम उसको स्टडी करके उसको रेक्टिफाई करेंगे। डन। देन फोर्थ नंबर पे आ जाता है टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू repay इट्स डेब्ट एंड असेसिंग लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। जब आप एक कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि वो कंपनी टाइम टू टाइम पेमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है नहीं है, जिनसे उन्होंने पैसा लिया है उनको वो टाइम टू टाइम पेमेंट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की पता चल जाती है उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके। लिक्विडिटी पोजीशन बेसिकली जो शॉर्ट टर्म में वो पैसा दे पाएगी विद इन 1 ईयर या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, और सॉल्वेंसी पोजीशन बेसिकली जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म में उनको पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो वो सारी चीज़ें बच्चा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके पता चल जाता है, और यही सारे ऑब्जेक्टिव एक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब एनालाइज करते हो वो फुलफिल हो जाएगा। मीन्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ने आपको क्या हेल्प कर दी, क्या ऑब्जेक्टिव आपके फुलफिल कर दिया, आपको लिक्विडिटी पोजीशन जानने में हेल्प कर दी, आपको सॉल्वेंसी पोजीशन जानने में हेल्प कर दी, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जानने में हेल्प कर दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, हमें रीजंस बता दिए कि हमारा ये गैप जो भी आया है अच्छा या बुरा किस पर्पज से आया है। तो हर तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से डिफरेंट पार्टीज़ का पर्पस सोल्व कर देती है आपकी एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के लिए भी पॉलिसी डिसाइड करने में, उसकी फिजिकल पॉलिसी डिसाइड करने में, जीएसटी रेट्स को डिसाइड करने में हेल्प कर देती है। इकोनॉमिक्स जो हमारे होते हैं वो भी डिफरेंट कंपनीज़ की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके देख सकते हैं कौन से सेक्टर में हमारी जो इकोनॉमिक पावर है वो कंसनट्रेट हो रही है, कहाँ पर उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट पर्पज़ हमारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस है वो सॉल्व कर देता है। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे हमारे 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या रहेंगे जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये, बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज वाले चैप्टर में, आज वाले लेक्चर में सिंपल सा था। मीनिंग एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली पढ़ना, स्टडी करना, उसके बेस पे इंटरप्रेट करना ताकि हम डिसीजन ले सके। किस कौन कौन सी पार्टीज़ के लिए ज़रूरी था वो हमने थोड़ी बहुत पार्टीज़ देख ली, सिंपल सा था। देन हमने सिग्निफिकेंस देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखे भी किस लिए ज़रूरी होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस पता करने के लिए, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था, बस चैप्टर है बच्चा हमारा। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारे इसके जो टूल्स वगैरह हैं वो सारे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जैसे हमने बोला ना हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में हमारी क्या लिमिटेशंस होती है हम वो पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ जो डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, कौन कौन से टूल्स के थ्रू ही तो आप एनालाइज करोगे ना डाटा को, तो हम उन टूल्स को स्टडी करेंगे। डन। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपना यही वाला चैप्टर, और इसका टॉपिक रहेगा टूल्स। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।